हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान आबकारी अधिनियम अर्थात राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 को देखेंगे और इसके कुल जो 74 धाराएं हैं, उन 74 धाराओं के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उन सबको हम एमसीक्यूज के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे और इसको आप अगर सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से बेयरट के साथ अगर बेयरट नहीं भी है तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से ही अगर आपने 2 से 3 बार देख लिया तो निश्चित रूप से यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा तो यह गलत नहीं होगा। तो यह प्रश्न जो है लगभग 150 या इससे अधिक भी हो सकते हैं, तो कई पार्ट में होंगे। तो आप जो है इन प्रत्येक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करें और निश्चित रूप से आप राजस्थान की खास करके एपीओ की परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और एपीओ की की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर जो राजस्थान एपीओ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसमें उसके सिलेबस से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं, चाहे वह लोकल हो, माइनर हो या मेजर एक्ट हो, सबको वहाँ पर एमसीक्यूज के रूप में वीडियो वहाँ पर रखा मिल जाएगा आपको और उसको देख करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो किस रूप में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और कुल कितने अध्याय हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल 75 धाराएं थी, लेकिन 75वीं धारा जो है वह डिलीट कर दी गई है। इसलिए अब वर्तमान में कुल 74 धाराएं हैं और कुल 10 अध्याय बचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रत्येक अधिनियम जो बनाए जाते हैं उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि राजस्थान के राजस्व को बढ़ाने हेतु मदिरा पर उत्पादन शुल्क लगाना और उसका संग्रह करना। दूसरा यह है कि विद्यमान विधि को संचित एवं संशोधित करना, अथवा अर्थात इस अधिनियम से पहले जो विधि विद्यमान थी उसको जो है संशोधित करना। और इसके बाद जो है तीसरा विकल्प यह है कि मदिरा इत्यादि से संबंधित व्यवहार तथा विभिन्न गतिविधियों का निषेध करना और उसको रेगुलेट करना या विनियमन करना। तो यह सारी जो शर्तें हैं, यह जो है सारी बातें, यह इस अधिनियम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम की अधिनियम संख्या कितनी है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि यह कौन सा अधिनियम संख्या था। यह अधिनियम संख्या जो है 2 है, क्योंकि आप जब बेयर एक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर यह दिखेगा कि 1950 का अधिनियम संख्या 2 है और यह बन करके कब तैयार हुआ है। यह 20 मार्च 1950 इसको पूछा गया है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली या यह बन करके कब तैयार हुआ। तो इस रूप में भी इसको प्रश्न पूछा जाता है। और अधिनियम संख्या कौन सी थी, तो 2। 2 से तात्पर्य यह है कि 1950 में जो भी अधिनियम बनाए गए राजस्थान के जो विधानमंडल के द्वारा, तो 1950 में जो अधिनियम बनाए गए उसमें यह संख्या की दृष्टि से यह दूसरे नंबर पर था, तो इसीलिए इसको अधिनियम संख्या 2 कहते हैं। अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम का विस्तार कहां तक है। तो अगर आप राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 1 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको संक्षिप्त नाम, इसका प्रसार और प्रारंभ, यह प्रसार से तात्पर्य विस्तार है। तो यहाँ पर धारा 1 का उपधारा 2 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण राजस्थान पर है। तो भारत पर तो हो नहीं सकता क्योंकि यह किसी राज्य विशेष के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान पर है। अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए बल्कि राज्यपाल होना चाहिए, क्योंकि यह जो है राज्यपाल के द्वारा वहां पर बनाया गया, क्योंकि राजस्थान विधानमंडल के द्वारा बनाया गया तो वहां पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर गलत प्रिंट है। तो इसकी अ, अनुमति मिली है 20 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है कि यह अधिनियम कब प्रवर्तन में आया है या प्रवृत्त हुआ है। तो देखिए 20 मार्च को 1950 में इस पर राज्यपाल की अनुमति मिली है और 1 जुलाई 1950 से यह लागू हो जाता है। तो 1 जुलाई 1950 जिस दिन पहले स्कूल खुलते थे, अभी तो टाइम बदल गया है लेकिन स्कूल पहले 1 जुलाई से ही खुल जाते थे, तो उसी डेट में यह लागू हो गया था। नेक्स्ट है बियर को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो बियर की परिभाषा यह दी गई है धारा 3 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 1 में आपने देखा कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। धारा 2 जो है वह निरसित है। इसके बाद जो परिभाषाएं हैं सभी वह दी गई हैं धारा 3 के अंतर्गत। तो धारा 3 के अंतर्गत जो पहली परिभाषा है
वह है बियर की। तो 3 का खंड 1 के अंतर्गत। अब जो परिभाषा दी गई है बियर की, यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि बियर के अंतर्गत क्या शामिल है। तो बियर में जो है एल स्टाउड आता है, इसके बाद पोर्टर है, माल्ट से निर्मित अन्य सभी खमीरित शराब हैं। तो खमीरी से तात्पर्य है फर्मेंटेड लिक्वर जो होते हैं, यह सब बियर के अंतर्गत आते हैं। माल्ट से तात्पर्य है जो सीरा होता है, गुड़ का जो सीरा बनता है उसको माल्ट कहते हैं यहाँ। ये सारी जो बातें हैं ये बियर के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न यह है कि धारा 3 के खंड 3 ए के अंतर्गत विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति से यहाँ पर विकृतकृत स्पिरिट या एल्कोहल की कोई भी निर्मिति अभिप्रेत है और इसमें ऐसी स्पिरिट या अल्कोहल से तैयार कौन सी चीजें आती हैं। तो विकृतकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति की परिभाषा सबसे पहले आप देखें तो धारा 3 के खंड 3 ए के अंतर्गत दिया गया है और इसके अंतर्गत लाख की पॉलिश, फ्रेंच पॉलिश, वर्निश, ये सभी चीजें जो है यह विकृतकृत अर्थात डीनेचर्ड जो स्पिरिट है उसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम में आबकारी योग्य वस्तु किस धारा में परिभाषित है। तो आबकारी योग्य वस्तु की परिभाषा धारा 3 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो कौन सी वस्तु होगी जो कि आबकारी युक्त मानी जाएगी या वह इस अधिनियम के अनुसार उसको प्रशासित किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि स्पिरिट, खमीरित शराब, मद्यसारित शराब जो कि मानवीय उपभोग के लिए हो या विकृतकृत स्पिरिट या कोई मादक औषधि द्रव्य, भवका, आसवन के लिए अन्य साधित्र या इस तरह से तमाम जो चीजें बताई गई हैं यह सब जो है वस्तुएं कैसी हैं, आबकारी योग्य वस्तुएं हैं और इनका रेगुलेशन इस अधिनियम के अनुसार किया जाएगा। अगर यह उपयुक्त नहीं पाई जाती हैं तो उसको बैन भी किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा जो है धारा 3 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है आबकारी योग्य वस्तु से क्या अभिप्रेत है। तो इसके अंतर्गत देखिए मादक औषधि द्रव्य है, आसवन के लिए उपकरण, भवका साधित्र, स्पिरिट, खमीर शराब, एल्कोहलिक शराब, ये विकृत की स्पिरिट, ये सभी चीजें जो है आबकारी योग्य वस्तु के अंतर्गत आती हैं। आबकारी आयुक्त से राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त आबकारी आयुक्त अभिप्रेत होना इस अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है। तो आबकारी आयुक्त की जो परिभाषा है यह धारा 3 के खंड 5 के अंतर्गत दी गई है और यहाँ पर यह बताया गया है कि आबकारी आयुक्त से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई आबकारी आयुक्त अभिप्रेत है। तो एक प्रश्न और बनता है कि आबकारी आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार अर्थात राजस्थान की जो सरकार है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है आबकारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य सरकार करती है, धारा 3 खंड 5 के अंतर्गत जैसा कि परिभाषा बताई गई है। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 3 खंड 7 के अंतर्गत आबकारी अधिकारी से अभिप्रेत है। तो आबकारी अधिकारी की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है धारा 3 खंड 7 के अंतर्गत और इसमें यह बताया गया है कि आबकारी आयुक्त को छोड़ करके, तो इस परिभाषा के अनुसार आबकारी आयुक्त जो है वह आबकारी अधिकारी की परिभाषा में नहीं आता है। इसके छोड़ करके धारा 9 के अधीन अगर कोई नियुक्त अधिकारी नियुक्त किया गया है तो वह आबकारी अधिकारी के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ आबकारी अधिकारी की शक्तियां प्राप्त आबकारी आयुक्त के अलावा कोई अन्य अधिकारी जो है वह भी, तो इस प्रकार से यह दोनों जो व्यक्ति हैं वह आबकारी अधिकारी हैं और विकल्प में आपको आबकारी आयुक्त भी रख देगा। तो आपको ध्यान रखना है आबकारी आयुक्त जो है वह आबकारी अधिकारी अर्थात एक्साइज ऑफिसर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है आबकारी अधिकारी कौन नहीं है। तो धारा 9 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी है तो वह आबकारी अधिकारी के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के तहत आबकारी अधिकारी की शक्तियों से नियंत्रित अधिकारी भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन आबकारी आयुक्त जो है वह आबकारी अधिकारी नहीं है, जैसा कि आप धारा 7 के अंतर्गत धारा 3 के खंड 7 के अंतर्गत देखते हैं। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 3 खंड 8 के अंतर्गत आबकारी राजस्व से अभिप्रेत है। इस अधिनियम या शराब या मादक औषध से संबंधित तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित या आदेशित कोई भुगतान, वह भुगतान किस रूप में हो सकता है जिसको आबकारी राजस्व के रूप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आबकारी राजस्व जो है इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 3 खंड 8 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत यह पूछा गया है
कि कौन सी चीजें जो है आती हैं। तो शुल्क या फीस है, जुर्माना है, अधिग्रहण से प्राप्त या प्राप्त करने योग्य कोई राजस्व है, यह सभी जो धनराशि है, फीस है या राजस्व है, यह क्या होगा, आबकारी राजस्व समझा जाएगा। अगला है अफीम पोस्त पौधे का, चाहे मूल रूप में हो या कटे रूप में हो या कुचले या चूर्ण बना करके हो या कैप्सूल के रूप में हो, जिससे रस निकाला जा चुका हो, को राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा जाता है। तो इसको जो है धारा 3 के खंड 14 ए के अंतर्गत इसको कहा जाता है चिरे हुए पोस्त डोडे। तो इसे जो है चिरे हुए पोस्त डोडे कहा जाता है और इससे अभिप्रेत है अफीम पोस्त के पौधे मूल रूप में हो या कटे रूप में, कुचले रूप में, चूर्ण के रूप में, कैप्सूल के रूप में है, जिनसे रस निकाल लिया गया हो। यह जो है आपको यह परिभाषा क्या है, चिरे हुए पोस्त डोडे की परिभाषा है। अगला प्रश्न है मादक औषधि से क्या अभिप्रेत है। तो मादक औषधि से यहाँ पर क्या अभिप्रेत है, तो इसको देखेंगे आप। इसकी जो परिभाषा है आपको धारा 3 के खंड 14 के अंतर्गत मिल जाएगी, धारा 3 खंड 14 के अंतर्गत। तो मादक औषधि से यहाँ पर अभिप्रेत है भांग, सीधी, गांजा के सभी रूपों सहित हेम्प पौधे की पत्तियां, उसके डंठल, फूल, फल वाली सिरे, चरस, मादक औषधि के किन्हीं रूपों या उससे तैयार पेय के रूप में अमादक सामग्रियों के साथ या उसके बिना कोई मिश्रण, तो यह सभी चीजें जो है वह मादक औषधि के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है खमीरित शराब से समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा खमीरित शराब के रूप में घोषित शराब है, इसमें क्या शामिल है। तो खमीरित शराब की जो परिभाषा है यह मिलेगी धारा 3 के खंड 10 के अंतर्गत, फर्मेंटेड लिक्विड लिकर जिसे कहते हैं, धारा 3 खंड 10 के अंतर्गत। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि खमीरित शराब से ऐसी वाइन, पचवई, खमीरित ताड़ी और कोई अन्य शराब विपरीत है जो कि राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर यह घोषित की जाए। तो यहाँ पर ये सभी जो चीजें हैं वह खमीरी शराब के अंतर्गत शामिल हैं। आबकारी शुल्क क्या है। तो आबकारी शुल्क जो है क्या है, तो इसकी आपने देखा परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 3 के खंड 6 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि विनिर्माता या उत्पादक पर सरकार के द्वारा जो अधिरोपित शुल्क होता है उसे ही आबकारी शुल्क कहा जाता है। तो आबकारी शुल्क वह होता है जिसे कि राज्य सरकार अधिरोपित करती है, तब अधिरोपित करती है जबकि उसका परमिशन देती है, चाहे वह निर्माण के लिए, उत्पादन के लिए या उसके विक्रय के लिए अगर वो परमिशन देती है तो उसके एवज में अगर जो धनराशि ली जाती है उसको आबकारी शुल्क कहा जाता है। लेकिन विधि के उल्लंघन में अगर कोई कार्य इस तरीके से किया जाता है और उसके बाद सरकार जो धनराशि वसूल करती है उसको जुर्माना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको यह थोड़ा सा जो माइनर सा अंतर है इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शराब की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो शराब को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो धारा 3 का खंड 15 यह जो है इसके अंतर्गत शराब को परिभाषित किया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इसमें नशीली शराब और वाइन, स्पिरिट, स्पिरिट वाइन, ताड़ी, पचावर, बियर और समस्त द्रव्य जो कि नशीला है, जिसमें मद्य है, वह सभी कुछ इसमें आता है। और जिसे राज्य सरकार समय समय पर जिस जिस पदार्थ को समय समय पर शराब घोषित करे वह चीजें भी शराब के अंतर्गत आती हैं। राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शराब का क्या अर्थ है। तो आप देखें शराब की परिभाषा धारा 3 के खंड 15 के अंतर्गत जो दी गई है, क्योंकि यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप अधिनियम पढ़ रहे हैं यह एक तरह से शराब के ऊपर ही है, शराब, गांजा या इस तरह से, लेकिन मूल रूप से वह अगर आप देखें नशे में जो सबसे प्रमुख होता है वह शराब ही होता है। तो शराब की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है उसको आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें कि शराब के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वाइन, स्पिरिट, ताड़ी, एल्कोहल, बियर, ये सभी चीजें जो है वह शराब के अंतर्गत आती हैं। तो अब आपसे एक शब्द यहाँ से अगर पूछा जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर यह पूछ लिया जाए कौन सी चीज इसमें शराब के अंतर्गत नहीं आती है या कौन सी चीज शराब नहीं कही जाती और विकल्प में ताड़ी दे दिया जाए, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप धारा
3 का खंड 15 की जो परिभाषा दी गई है उसको ध्यान से अगर देख लेंगे तो कोई भी नशीली चीज, इसके अंतर्गत वाइन, स्पिरिट भी आ सकता है, ताड़ी भी आ सकती है, पचावर या पचवई जिसे कई बार कहा जाता है, ये सारी चीजें आती हैं और ऐसी भी चीज आती है जिसको सरकार शराब घोषित करे। अगला प्रश्न है, विनिर्माण में प्रत्येक ऐसी प्रक्रिया शामिल है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, जिसके द्वारा किसी भी आबकारी योग्य वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पादित किया जाता है या तैयार किया जाता है और पुनः आसवन भी किया जाता है। तो शराब बनाने की प्रक्रिया में इसमें क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विनिर्माण, तो शराब के विनिर्माण से तात्पर्य जो कि धारा 3 के खंड 17 के अंतर्गत परिभाषित है। तो विनिर्माण में ऐसी प्रक्रिया शामिल है जो कि यहाँ पर मादक पदार्थ वह उत्पादित किया जाता है या तैयार किया जाता है, ये बात हो गई। अब यह चाहे प्राकृतिक रूप से तैयार हो या कृत्रिम रूप से तैयार हो। प्राकृतिक रूप से तात्पर्य यह है कि कोई चीज रख दी गई और अपने आप उसमें बदलाव हो जाता है और वह जो पदार्थ है वह नशीला हो जाता है। और कृत्रिम से तात्पर्य यह है कि उसमें कुछ केमिकल वगैरह बना करके उसको नशे के योग्य बना दिया जाता है। तो किसी भी तरीके से अगर उसको उत्पादित किया जा रहा है, चाहे वह पूरी तरीके से आबकारी योग्य हो, पूरी तरह से उसमें नशा हो या कुछ आंशिक नशा हो, लेकिन यह जो है विनिर्माण समझा जाएगा। और शराब बनाने की ऐसी जो प्रक्रिया है, इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत परिशोधन आता है, अपचयन आता है, सुवासित, सम्मिश्रण, रंगीन बनाने की प्रक्रिया, यह सभी कुछ चीजें जो है उत्पादन विनिर्माण में आती है। तो आपको यह जो तीसरा वाला है, तीसरे का जो लास्ट वाला रंगीन बनाने की प्रक्रिया, क्या यह आपके विनिर्माण में आती है या नहीं आती है? तो यह भी प्रक्रिया जो है विनिर्माण के अंतर्गत शामिल है। पचवई को परिभाषित कीजिए, या पचवई जो है किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो सबसे पहले आप धारा देखेंगे, धारा 3 के खंड 18, इसके अंतर्गत पचवई को परिभाषित किया गया है और अंग्रेजी में भी इसका नाम पचवई ही है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि खमीरित चावल, मिलेट या अन्य अनाज, चाहे उसमें कोई द्रव मिला हो या न हो, और उससे प्राप्त कोई द्रव जो कि तनुकृत हो या न हो। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प होगा यह सही होगा कि खमीरित चावल, मिलेट, अन्य अनाज, चाहे उसमें द्रव मिला हो या न मिला हो, उससे कोई प्राप्त अगर द्रव है तो वह पचवई कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार शब्द स्थान के अंतर्गत क्या शामिल है? तो स्थान शब्द का जो परिभाषा है यह धारा 3 के खंड 19 के अंतर्गत दी गई है। और स्थान से तात्पर्य क्या है कि इस अधिनियम के अनुसार ऐसा स्थान जहां पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, क्रय विक्रय किया जाता है, अवैध रूप से कोई चीजें रखी जाती हैं या वैध रूप से रखी जाती हैं, तो जिसका रेगुलेशन जो है वह इस अधिनियम के अनुसार किया जाता है। तो स्थान से तात्पर्य कोई भी गृह, भवन, दुकान, कमरा, बूथ, तंबू, जलयान, नौका, बेड़ा, यान, अहाता, ये सभी कुछ चीजें जो है स्थान के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विक्रय को किस धारा में रखा गया है? तो विक्रय की परिभाषा धारा 2 के खंड धारा 3 के खंड 20 के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार व्याकरणिक रूप भेदों में सम्मिलित करते हुए दान से अन्यथा कोई भी अंतरण विक्रय कहलाता है। अर्थात जो दान है वह विक्रय नहीं है और दान के अलावा जितने भी ट्रांसफर है, अंतरण किया जा रहा है, वह सभी यहाँ पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसको अंतरण या विक्रय समझा जाएगा। राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत स्पिरिट को किस धारा में रखा गया है या परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 के खंड 21 के अंतर्गत स्पिरिट को परिभाषित किया गया है या स्पिरिट को रखा गया है। और यहाँ पर जो इसकी परिभाषा है वह यह है कि स्पिरिट से कोई भी ऐसी शराब अभिप्रेत है जिसमें आसवन के द्वारा मद्यसार है, चाहे वह विकृत हो या न हो। तो यह परिभाषा धारा 3 खंड 21 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, धारा 3 खंड 21 के अंतर्गत इस स्पिरिट में आसवन के द्वारा प्राप्त एल्कोहल अंतर्विष्ट करने वाली कोई भी शराब अभिप्रेत है, तो क्या वह विकृत होनी चाहिए या नहीं हो? तो जैसा कि आपने देखा कि वह विकृत हो या न हो,
बस वह शराब अभिप्रेत है। अगला प्रश्न है भाभका, जिसे स्टिल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इससे क्या अभिप्रेत है? तो भाभका की जो परिभाषा है धारा 3 के खंड 21 बी के अंतर्गत दिया गया है। तो भाभका से तात्पर्य है उसका कोई भी भाग और आसवन के लिए या स्पिरिट के विनिर्माण के लिए अन्य कोई भी यंत्र इसके अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है स्पिरिट के विनिर्माण हेतु उपकरण या उसका कोई भाग भभका कहलाता है या स्टिल्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है ताड़ी क्या है? तो ताड़ी जो है यह ताड़ के वृक्ष से निकाला गया यह खमीरित या अखमीरित रस है। और दूसरी चीज आप देखें, जब धारा 3 का खंड 15 आप शराब की परिभाषा देखे हैं तो शराब की परिभाषा में ताड़ी को भी रखा गया है। हालांकि ताड़ी की अलग परिभाषा दी गई है धारा 3 के खंड 22 के अंतर्गत, लेकिन जब शराब की परिभाषा आप देख रहे थे उसकी परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया था कि इसमें ताड़ी भी आती है। अगला प्रश्न है मोलासेस या सीरा का क्या अर्थ है? तो मोलासेस या सीरा इसका क्या अर्थ है? तो इसकी जो परिभाषा है यह धारा 3 के खंड 17 ए के अंतर्गत दी गई है। 3 का खंड 17 ए के अंतर्गत सीरा की जो परिभाषा दी गई है इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि सीरा से तात्पर्य है कि वैक्यूम या ओपन पान प्रक्रिया की अंतिम स्थिति में निर्मित गन्ने या गुड़ से बनाई गई जो मूल शराब होती है वह जो है सीरा कहलाती है या मोलासेस कहलाती है। अगला प्रश्न है तोला में कितने ग्राम या ट्रोएग्रेन होता है? तो एक तोला में कितने ग्राम होता है? तो एक तोला के अंतर्गत 180 गेंट रॉय या 11.638 ग्राम भार होता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी जो परिभाषा है यह मिलेगी आपका धारा 3 खंड 24 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत परिवहन शब्द से तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जो कि हो सकता है वह कहाँ हो सकता है? तो परिवहन से तात्पर्य यहाँ पर किस स्थान पर परिवहन है? तो यहाँ पर परिवहन से तात्पर्य इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए जो है राजस्थान राज्य के अंदर परिवहन अभिप्रेत है। यह प्रश्न आपको राजस्थान की एपीओ की परीक्षा में 2015 में इसको पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है कौन यह घोषणा करने की शक्ति रखता है कि शराब किसे समझा जाएगा? तो शराब किस पदार्थ को समझा जाए इसको जो है घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसकी प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत मिलता है। और धारा 4 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार यह घोषित करेगी कि किसको जो है देसी शराब या विदेशी शराब समझा जाएगा या कौन से पदार्थ को शराब घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर कार्य यह जो है राज्य सरकार का है। धारा 4 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और शराब की जो परिभाषा आपने देखा था कि कौन कौन सा पदार्थ शराब होगा यह भी सरकार के द्वारा ही घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत खुदरा विक्रय की सीमा घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसी शराब की खुदरा विक्रय या फुटकर विक्रय की सीमा कितनी होगी, कितने मात्रा तक कोई भी शराब खुदरा रूप में बेची जा सकती है, इसकी मात्रा जो है निर्धारित करने की सीमा किसके पास होगी? तो यहाँ पर यह जो शक्ति होती है यह होती है राज्य सरकार के पास। तो धारा 5 के तहत राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि किसी भी शराब को खुदरा रूप में या फुटकर रूप में कितना अधिक जो है बेचा जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी आबकारी योग्य वस्तु की मात्रा की खुदरा विक्रय की सीमा क्या होगी? तो इसकी सीमा क्या होगी? हालांकि यह राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, लेकिन जब यह ऐसी सीमा घोषित किया जाता है तो वहां पर कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे वह सीमा होगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करता है, यह सही है। दूसरा है कि वह होगी जो राजस्थान
राज्य के उन सभी राज्य क्षेत्रों को जिन पर यह अधिनियम विस्तारित है, वहां पर भी यह सीमा जो निर्धारित की जाती है वह होगी जिसमें शामिल किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में और सामान्यतया क्रेताओं के संबंध में हो। तो उपरोक्त में से कोई भी सीमा जो है यहाँ राज्य सरकार के द्वारा नियत की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि जब कोई भी आबकारी योग्य वस्तु किसी व्यक्ति की ओर से उसकी पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में हो, तो इस अधिनियम की किस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के कब्जे में समझी जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसकी एक प्रॉपर्टी है एक्स, और यह जो एक्स है अभी वह उसकी पत्नी के से कब्जे में है, उसके लिपिक के कब्जे में है या उसके नौकर के कब्जे में है, तो यह समझा जाएगा कि यह जो संपत्ति है यह सभी ये एक्स ये एक ही कब्जे में ही है समझा जाएगा। और ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है धारा 8 के अनुसार आबकारी विभाग के प्रशासन का नियंत्रण किसमें निहित किया गया है। तो आबकारी विभाग के प्रशासन का नियंत्रण जो है यह किसमें निहित किया गया है, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत मिलता है। और धारा 8 में यह बताया गया है कि आबकारी विभाग का नियंत्रण जो है राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त में यह निहित होगा। अगला प्रश्न है धारा 9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आबकारी आयुक्त की नियुक्ति जो है धारा 9 के तहत राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 9(1)(a) के अंतर्गत राज्य सरकार आबकारी अधिकारियों के रूप में किसे नियुक्त कर सकता है। तो आबकारी आयुक्त के रूप में आबकारी अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्ति किसके किया जाएगा। तो संयुक्त और उप अधिकारी आबकारी आयुक्त को जिला एवं सहकारी आबकारी अधिकारी को या इन दोनों को ही इस रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 9 खंड 2 के अंतर्गत राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति किसे प्रत्यायोजित कर सकती है। तो राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाने की जो शक्ति है वह किसे प्रत्यायोजित की जाएगी या डेलीगेट की जाएगी। यह जो शक्ति है वह आबकारी आयुक्त को डेलीगेट की जा सकती है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 9 के दूसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया कि राज्य सरकार आबकारी आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़ करके और जो शक्तियां हैं जो कि उसको राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई हैं, उन्हें वह राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को वह प्रत्यायोजित कर सकती है। अगला प्रश्न यह है कि राज्य सरकार आबकारी आयुक्त को अपनी शक्तियों को किसे प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह धारा 9 के खंड 3 के अंतर्गत मिलेगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्य सरकार आबकारी आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां जो कि उसको दी जाएं अपने किन्हीं अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने के लिए भी जो है यह अधिकृत कर सकती है। तो यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति उसको प्राप्त है। अगला प्रश्न है राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपील और पुनरीक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो अपील और पुनरीक्षण इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 9 क के अंतर्गत या 9(a) के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ पर अपील किसको की जाएगी और उस अपील के सुनवाई के बाद जो आदेश पारित किया जाता है उन आदेशों का पुनरीक्षण या रिवीजन किसके द्वारा किया जाएगा, इसके संदर्भ में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 9 क के अधीन अपील या पुनरीक्षण निम्न में से किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो यहाँ पर 9 क के अधीन अपील या पुनरीक्षण को किस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी के द्वारा पारित किसी आदेश की अपील किसे की जाएगी। तो किसी भी आबकारी अधिकारी के द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है
तो उसकी अपील जो है वह आबकारी आयुक्त को की जाएगी, आबकारी आयुक्त को। इसका प्रावधान जो है धारा 9A के अंतर्गत और खंड 1 उपखंड A के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, आबकारी आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश के अलावा पारित किसी आदेश से अपील किसको की जाएगी? तो आबकारी आयुक्त के द्वारा अपील में पारित आदेश के अलावा, अर्थात अगर वह मूल अधिकारिता में कोई आदेश पारित करता है, अपील को सुनवाई के बाद नहीं बल्कि डायरेक्ट अगर वह कोई आदेश पारित करता है तो उस आदेश की अपील किसको होगी? तो यहाँ पर आपको जो है चौथा विकल्प देखना होगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि धारा 88 के अधीन गठित राजस्व कर बोर्ड के खंडपीठ को इसकी जो है अपील की जाएगी। और यह जो धारा है ये किस अधिनियम की धारा है? तो राजस्थान मूल्य परिवर्धन कर अधिनियम 2003 है और इसी अधिनियम की यह धारा है, एक्साइज एक्ट की धारा नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान कर बोर्ड के खंडपीठ को इसकी अपील की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, आबकारी आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? तो यहाँ पर आबकारी आयुक्त के विरुद्ध अपील दायर करने की, अर्थात कोई आदेश है जो कि आबकारी आयुक्त के द्वारा या कमिश्नर के द्वारा पारित किया जाता है, तो उस आदेश से अपील जो है 60 दिन के भीतर की जा सकेगी। तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है यह धारा 9A के दूसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि अपील परिवादित आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी भी समय की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान कर बोर्ड खंडपीठ आबकारी आयुक्त के द्वारा पारित किसी भी आदेश का क्या कर सकता है? तो यहाँ पर वह पुनरीक्षण कर सकता है। पुनरीक्षण जो है धारा 9A के तीसरे खंड के अनुसार कर सकता है। इसमें यह बताया गया कि आबकारी आयुक्त या राजस्थान कर बोर्ड की खंडपीठ का उक्त अपील पर विनिश्चय पर उपधारा 4 के अधीन पुनरीक्षण आदि यदि कोई हो तो उसको किया जाएगा और पुनरीक्षण के बाद अगर वो कोई परिणाम जारी करता है या कोई आदेश देता है तो वह आदेश अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, धारा 9A के परंतु के अंतर्गत किसी भी अपील को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील की उत्पन्न मांग राशि के कितने प्रतिशत भुगतान का संतोष पूर्ण जो है सबूत न हो। तो जब तक कि 25% का भुगतान न कर दिया जाए तब तक यहाँ पर अपील को ग्रहण नहीं किया जाएगा। यह धारा 3A खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है। खंड 5 नहीं है बल्कि खंड 4 है, 3A के खंड 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आबकारी आयुक्त के जिस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण करना है व्यक्ति व पक्षकार उस शिकायती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण इस आदेश के दिनांक से कितनी अवधि के भीतर कर सकता है? तो यहाँ पर धारा 3A खंड 5 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि 30 दिन के भीतर ऐसा जो है पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को हल किया है और अभी तक हम धारा 9A तक के जो प्रावधान हैं उनको कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे की जो धाराएं हैं और उनसे संबंधित बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इसको शीघ्र ही इसको कई पार्ट में जितने भी होगा आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।